हेलो दोस्तों, मैं मोहित जैन और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है और पहली क्लास मैंने आपको परसों के दिन अपलोड कर दी थी। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि बच्चों कि जो भी मैं सवाल कराने वाला हूँ उसकी मैंने एक पीडीएफ सभी बच्चों को प्रोवाइड कराई है। वो प्रोवाइड किसके माध्यम से कराई है? ये बेटा मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे हाय लिखकर परसेंटेज की पीडीएफ ऐसा लिख दे। जैसे ही आप हाय और परसेंटेज की पीडीएफ लिखोगे तो जैसे ही मैं मैसेज सीन करूंगा, जैसे ही आपको मैं परसेंटेज की जो सीट है वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आप कहीं भी बैठे हैं, ऑल इंडिया में या ऑल वर्ल्ड में आप कहीं भी बैठे हैं, वहाँ बैठकर आप मेरी परसेंटेज की जो ये क्लास है आराम से देख सकते हैं। और जो भी इसके सीट के अंदर क्वेश्चन हैं उसकी मैंने पीडीएफ बनाई हुई है। उस पीडीएफ को आपको ये व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप पर हाय लिख कर मैसेज कर दें। ठीक है, जिससे आपको आराम से परसेंटेज की जो पीडीएफ है वो मिल जाए। ठीक है, जिससे आप समझ पाओ कि ये भाई क्वेश्चन मैं कहाँ से करा रहा हूँ। तो आप जहाँ भी हो वहाँ पर आप कहीं भी अपने पास की दुकान से जाके आप प्रिंट आउट निकाल लें और फिर आप क्वेश्चन एक एक करके हम देखते जाएंगे। तो हम अब टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे अपना, और टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए बेटा, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं फ्रैक्शन भी यूज करूंगा, बेसिक मेथड भी यूज करूंगा, और इसके अलावा जो कॉमन सेंस का मेथड होगा वो कॉमन सेंस से भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा। आज की जो टाइप है, जो टाइप फर्स्ट है, वो कॉमन सेंस पर है। और कॉमन सेंस क्या, जो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज ध्यान देंगे आप टाइप फर्स्ट। देखिए, जो ये टाइप फर्स्ट है, इसको मैं नाम देता हूं औसत के नियम पर आधारित प्रश्न। किसके नियम पर? औसत के नियम पर आधारित प्रश्न। औसत के नियम पर आधारित प्रश्न, ऐसा नाम क्यों दिया मैंने? इसलिए दिया क्योंकि जो आज टाइप हम परसेंटेज की पढ़ने वाले हैं पूरी क्लास के अंदर, हम लगभग 18 क्वेश्चन लगभग इसके अंदर करने वाले हैं टाइप फर्स्ट के अंदर। और वो 18 क्वेश्चन जो है उसके अंदर पूरा का पूरा औसत का नियम लगने वाला है। अब कहोगे सर औसत का नियम लगने वाला है, तो फिर पहले हमें औसत का नियम के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो एक छोटी सी जानकारी मैं औसत के नियम पर आपको दूंगा, फिर हम एक एक करके सवाल को उड़ाते जाएंगे। और आप लगभग हम 18 सवाल करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए एक कक्षा है, एक क्लास है, उसमें लड़कों का जो औसत है और लड़कियों का औसत है आपको दिया हुआ है। लड़कों का औसत दिया हुआ है, लड़कियों का औसत दिया। मान लीजिए लड़कों का औसत दिया हुआ है आपका 20 और लड़कियों का औसत दिया हुआ है मान लीजिए आपको 15। लड़कों का औसत 20 दिया हुआ है, लड़कियों का औसत 15 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको दिया हुआ है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। किसका अनुपात दिया है? लड़कों और लड़कियों की संख्या दी गई है। चलो अनुपात छोड़िए, आप केवल संख्याएं दी गई हैं कि हमारे पास लड़के तो 10 हैं और लड़कियां हमारे पास 20 हैं। ठीक है, लड़के 10 हैं और लड़कियां कितनी हैं? 20 हैं। बेटा ये तो क्या है? आपकी संख्याएं हैं। ठीक है, और ये आपका औसत है। ठीक है, अब आपसे केवल इतना सा सवाल पूछा है कि पूरी क्लास का औसत बताएं। अब जब पूरी क्लास की अगर बात हुई है तो पूरी क्लास में लड़का प्लस लड़की दोनों का हमें औसत निकालना पड़ेगा। तो जहां तक प्यारे बच्चों आप समझते हो, आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, तो मैं ये समझता हूं कि आपको औसत का थोड़ा बहुत जानकारी पहले से होगी। ठीक है, अगर होगी नहीं है तो ठीक है, मैं यहां समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप क्या करेंगे? 10 को गुणा कर देंगे 20 से। 10 को जब हम 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 200 आएगा। प्लस यहां पर इनको गुणा करेंगे तो 20 गुणा 15 कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। और बटे में हमें पूरी क्लास का औसत निकालना है, तो हम क्या करते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो नीचे क्या करेंगे?
पूरी क्लास की संख्या। तो पूरी क्लास कितनी है, पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो 30 लिख देंगे। अब यहाँ आ जाएगा बेटा आपका 500 और ये हो जाएगा 30, 0 से 0 कट जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा 50/3। अगर आप इसको काटना चाहें तो आगे काट सकते हैं। तो मेरा इसको समझाने का मतलब क्या है, मेरे को इसका समझाने का मतलब है, अगर आपको लड़कों का औसत दे रखा है, लड़कियों का औसत दे रखा है और उनकी संख्या का अनुपात दे रखा है और आपसे पूछा है पूरी क्लास का औसत बताओ, तो आप इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और राशियों की संख्या का भाग दे देंगे। राशियों की संख्या क्या होगी, पूरी क्लास की बात ही है तो पूरी क्लास की संख्या आएगी, मतलब लड़का प्लस लड़की की आएगी। और अगर बोले केवल लड़कों का बताना है तो केवल लड़कों की संख्या आएगी। तो इस तरीके से हम सवाल को करेंगे। आज की जो टाइप फर्स्ट है परसेंटेज की, वो इसी नियम पर आधारित है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम फर्दर आगे बढ़ते हैं इसमें। और आज हम टाइप फर्स्ट को बिल्कुल आराम से इजी तरीके से, मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं आपको सबसे इजी तरीका समझा रहा हूँ। बाकी मैं ये नहीं कहता कि नहीं मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा, भाई आपको बता सकते हैं, आपको बताया भी होगा, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जो तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका है इस सवालों को सोल्व करने का। तो पहला क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं, पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। एक क्लास है, उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है, जो संख्या का अनुपात है वो बेटा है 4:1 है। क्या अनुपात है बेटा, 4:1 है। 4:1 है, मतलब लड़के आपके पास अगर 4 है तो लड़कियां आपके पास उस टाइम 1 है। ठीक है, उसमें आगे बोला है 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। मतलब जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब छात्रवृत्ति जो प्राप्त होती है, छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है तो कितने लड़कों को हो रही है, तो आप कहोगे सर 75% लड़कों को तो छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। तो 70% तो लड़कियों को प्राप्त हो रही है और लड़कों को 75% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। ठीक है, हो रही है बोला है उसने। अब आपसे पूछा क्या है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को या कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। अब उसने सवाल में पूछा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम नहीं निकालेंगे, कितने को नहीं मिली। सही है, यहां पर मैंने लिखा छात्रवृत्ति मिली है और यहां पर मैंने लिखा छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो देखो लड़कों को कितनों को मिली है, तो आप कहोगे सर 75% लड़कों को मिली है। अगर बेटा 75% लड़कों को अगर छात्रवृत्ति मिली है तो कितनों को नहीं मिली होगी, तो आप कहोगे सर 25% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। सही है, अच्छा अगर कितनी लड़कियों को प्राप्त होती है, तो आप कहोगे सर 70% लड़कियों को प्राप्त होती है। तो मैं कहूंगा कितनों को नहीं प्राप्त होगी, तो आप कहोगे सर 30% लड़कियों को प्राप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, ओके। अब बेटा देखिए, अब आपसे सवाल में पूछा है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती, तो आपसे नहीं वाला पूछा है और हमें इससे अब कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है लास्ट में जाके, वो पूछा है कि कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती, उसने नहीं पूछा है, तो छात्रवृत्ति प्राप्त होने से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़े से हम यहाँ मतलबी इंसान है, यहाँ मतलब निकाल लिया हमने। अब करते हैं हम सवाल को। अब देखिए, अब कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, अब क्या करना है, अब समझो। अब यहाँ पर हम जो प्रतिशत में जो संख्या दे रखी है उसको हम क्या मानेंगे बेटा, औसत मानेंगे। तो यहाँ पर जो प्रतिशत है ना, वो औसत की तरह काम कर रहा है। अब सवाल को पढ़ते हैं। लड़कों का औसत, तो लड़कों का औसत कितना है 25, लड़कियों का औसत कितना है 30 है, और आपको लड़कों की संख्या क्या दे रखी है 4, लड़कियों की संख्या क्या दे रखी है 1, और आपसे पूछा है पूरी क्लास में कितने प्रतिशत छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब आपसे पूरी क्लास का क्या पूछा है, आपसे औसत पूछा है। तो इस तरीके से हम सवाल को कर पाएंगे। तो देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100 प्लस 30 एकम 30, बोलो 30 एकम 30, और बटे में मैंने क्या बताया था, राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है बेटा 5 है, 4 और 1 5। तो 130 में हम 5 का भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 26% आंसर आ जाएगा। देखिए भाग देने का काम आपका है। देखिए मैं भाग देना आपको नहीं सिखाऊंगा, भाग देना आपको आना चाहिए। अगर उसके लिए अगर आप चाहते हो कि भाग देना भी सिखाना है तो उसके लिए मैं अलग से आपको ट्रिक की वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि भाई भाग हम जल्दी से जल्दी कैसे दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10,
ठीक है, कितना बच गया आपका 3, 30 हो गए, 5 छंगे 30, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है 26%। अब देखिए किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को रिपीट करें और फिर उसको देखें, ठीक है। और आप ऐसा ना करें कि बीच बीच में से वीडियो को देखें, नहीं, पूरा वीडियो देखें, ढंग से सुने। अगर आप ढंग से पूरी बातों को सुनोगे तो आपको कई चीजें नहीं मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है हल। दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी तरफ देखिए, दूसरा सवाल। अब बेटा दूसरे सवाल की अगर हम जब बात करेंगे तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। एक कक्षा है उसमें लड़के और लड़की, इनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है हमें बच्चों 3:2। क्या अनुपात दिया बेटा, 3:2 दिया हुआ है, राइट। आगे आपको बोला है कि 70% लड़के, 70% लड़के और 60% लड़कियां, और 60% लड़कियां को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, मतलब इनको छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब स्कॉलरशिप इनको मिलती है, राइट। तो आपसे पूछा है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। उसने पूछा है बेटा नहीं होती पूछा है, नहीं होती पूछा है। तो पहले तो हम कितने लड़कों को प्राप्त होती है, 70% को प्राप्त होती है। तो कितनों को नहीं होगी, तो आप कहोगे सर 30% को नहीं होगी, ठीक है। कितनी लड़कियों को होती है, तो आप कहोगे सर 60% को होती है। और तो टोटल चीज कितनी होती है 100। अब 100 में से 60% लड़कियों को मिल रही है, तो कितनों को नहीं मिलेगी, तो आप कहोगे सर 40% को नहीं मिलेगी, राइट। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हटा दो। अब आपसे पूछा है पूरी क्लास में कितने बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, बोलो 30 को किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 30 दिया 90 प्लस 40 दूनी बोलोगे 80 और बटे में राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है बेटा, 5 है। तो हम 5 का हम भाग दे देंगे। तो 170 में जब हम 5 का भाग देंगे, ठीक है, 90 और 80 170 होता है, तो भाग देंगे तो 5 दिया 15, कितना बच गया बेटा 2, 20 हो गए, 5 चौके 20। तो कितना परसेंट आंसर आया, 34% आपका आंसर आ चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है पूरे स्कूल में या पूरी कक्षा में, तो कितने परसेंट को नहीं होती है, 34% को नहीं होती है, राइट। ठीक है, हम पूरी क्लास का औसत क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपसे पूछा है पूरी क्लास में कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती, इसलिए। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, यहां पर हम परसेंटेज को क्या मान रहे हैं, एक तरीके से औसत। तो आपको लड़कों का औसत दे रखा है, लड़कियों का दे रखा है, आपसे पूरे का पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले पैटर्न समझा दिया है, बहुत इजी तरीका, मैं जहां तक समझता हूं ये आपका सबसे इजी तरीका है, और विद कंसेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि हवा में कोई चीजें ऐसे ही उड़ रही हैं, ठीक है, हवा में कोई बातें नहीं हो रही हैं, सीधा सीधा हम कंसेप्ट लगा रहे हैं, और कंसेप्ट आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा सवाल आपको बोला है 10वीं कक्षा में 3 सेक्शन है। तो ये आपकी 10th क्लास है, और 10th क्लास में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, आप जानते हो कि जब है ना जैसे स्कूल होता है, उसका अच्छा नाम होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं कि क्लास में, तो फिर इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर सेक्शन बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 सेक्शन बना दिए, ए, बी और सी। अब उसमें बोला है बच्चों की संख्या का अनुपात। किसका अनुपात बोला है बेटा, संख्या का अनुपात बोला है। तो उसमें संख्या का अनुपात बोला है 2:3:5। क्या क्या बोला है, 2:3:5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या बोला है, यदि 17.7%, यदि 17.7%, ठीक है, 18.7%, और फिर आगे क्या बोला है 19.7% विद्यार्थी तीनों सेक्शनों में फेल हो गए। तो तीनों सेक्शनों में क्या हो गए, फेल हो गए। कैसे कैसे फेल हुए, अब मैं बताता हूं। सेक्शन ए में से कितने फेल हुए, 17.7, सेक्शन बी में से कितने फेल हुए, 18.7, और सेक्शन सी में से कितने फेल हुए, 19.7% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए।
अब आगे क्या बोला है, तो बताइए पूरी 10वीं कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। तो आपसे फेल ही पूछा है, पास तो पूछा नहीं है, तो हम पास निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे फेल ही पूछा है और हमें जो ये दे रखा है ये सबका फेल ही दे रखा है। तो हम सीधा ही करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो सीधा हम क्या करेंगे, तो इसको 2 को किससे गुना करेंगे, 17.7 से। तो गुना करें, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल 1, 17 दूनी 34 और 1 35, तो 35.4 प्लस। ठीक है, देखिए मेरे पास यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, आपके पास है तो आप सीधा यहीं लिखते रहिए गुणा। ठीक है, आगे 3 को गुना करें, 7 से 3 7 21 का 1 का हासिल कितनी आई बेटा, 2 आ गई, 18 3 54 और 2 कितना हो गया 56 प्लस। ठीक है, 5 को गुना करेंगे, 5 7 35 का 5 का हासिल कितनी आ गई बेटा, हासिल आ गई आपकी 3 और आप 19 5 95, 95 3 हो गए 98.5 बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है, 5 और 3 8, 8 2 10, तो यहाँ राशियों की संख्या 10 हो गई। ठीक है, अब बेटा इन सबको हम जोड़ेंगे तो देखिए 35.4, ठीक है 56.1 और 98.5 सबको जोड़ते हैं, 5 और 1 6 और 4 10 की 0 हासिल 1 1 6 5 11 12 8 20 का 0 हासिल 2 और 2 5 और 3 8 2 10 और 9 19 और पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, ये आ गया 190 बटे में 10, 0 से 0 कट गई तो हमारा आंसर आ गया 19%। तो इस तरीके से हमने देखिए वही पुराना नियम लगाया है, औसत का नियम। कैसे बताया मैंने कहा था परसेंटेज को हम क्या मान रहे हैं, औसत मानते हुए सवाल कर रहे हैं, राइट। अब देखिए इसके अंदर देखिए बच्चों कि जो ये क्लास सेक्शन ए है उसका औसत दे रखा है, सेक्शन बी का औसत दे रखा है, सेक्शन सी का औसत दे रखा है और आपसे पूछा है पूरे का औसत। तो पूरे का औसत कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में, इसको इससे गुना करें, इसको इससे गुना करें, इसको इससे गुना करें, सभी को जोड़ के राशियों की संख्या का क्या दे देंगे हम, भाग, तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बिल्कुल शानदार अपना मेथड है, बिल्कुल एक ही पैटर्न से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे वाले सवाल जो टाइप फर्स्ट के जितने भी सवाल हैं उसमें हम इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक ही पैटर्न से हम सारे सवालों को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए पहले हम क्वेश्चन 5 को पढ़ेंगे और बाद में हम क्वेश्चन 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, 4 में हमें कुछ सीखना है, ठीक है, कुछ सीखना भी है ना, तो इसमें मैं नई चीज़ आपको सिखाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, एक कार का उत्पादन मूल्य में 3 खर्च शामिल हैं। मतलब एक कंपनी है वो कार बना रही है और कार जब बनाती है तो उसमें 3 खर्चे आते हैं। कार में कितने खर्चे आते हैं, कार बनाने में 3 खर्चे आते हैं। वो बेटा कौन कौन से खर्चे आते हैं वो देखिए क्या लिखा है इसने। एक तो उसने बोला है बेटा कच्चे माल का मूल्य, एक तो कच्चे माल का मूल्य। भाई देखिए कोई भी चीज़ आप बनाते तो उसमें पहले कच्चा माल चाहिए ना आपको। जैसे अगर आपको कड़ी चावल बनाने हैं तो पहले आपको बेसन चाहिए, छाछ चाहिए, ठीक है, समझ लो, नमक मिर्च मसाला सब चीज़ चाहिए, तो रॉ मटेरियल तो बोलते हैं इसको कच्चा माल। ठीक है, आगे देखिए फिर जो बंदा बनाएगा वो क्या लेगा बेटा, मजदूरी लेगा, दूसरी चीज मजदूरी, और तीसरा खर्चा है अन्य खर्च। अन्य खर्च कैसे, जैसे आप जब बनाओगे, जब आप कड़ी चावल बनाओगे तो आपको सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, सिलेंडर पर गैस की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ना, चूल्हे की भी जरूरत पड़ेगी। आपका नहीं है तो आप रेंट पे लेके आओगे, तो ये अन्य खर्चों में आ जाता है। ठीक है, या फिर आप जो सामान लेने जाओगे तो कई भाई बहुत VIP लोग होते हैं जो बस नहीं कार से या बाइक से जाते हैं तो उसका पेट्रोल भी तो खर्चा है, तो अन्य खर्चे भी आ जाएगा। ठीक है, तीनों खर्चे शामिल है इसमें कार बनाने में। तो क्या अनुपात है उनका, 4:3:2। ठीक है, आगे आपको बोला है अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और मजदूरी पर खर्च 8% बढ़ गया और अतिरिक्त खर्च 5% घट गया। सही है, क्योंकि अब की बार वो मोटरसाइकिल से लेने नहीं गया, वो अब की बार पैदल गया है। ठीक है, तो अन्य खर्च क्या हो गया, घट गया। तो कितना घट गया,
5% घट गया तो बेटा जो घट जाए तो उसके आगे माइनस लगा देंगे, और जो बढ़ जाए वो प्लस ही रहता है, तो प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। अब आपसे आगे पूछा क्या है, तो बताइए कार के उत्पादन मूल्य में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। भाई देखो सब चीज़ों की रेट बढ़ी है, इन दोनों की तो रेट बढ़ी है, उसकी रेट घटी है, तो आपसे पूछा है पूरे कार के मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी हो जाएगी। देखो दोनों चीज़ बोल रहा हूँ मैं, वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो आगे क्या करें, आप वही करें, 10 चौक 40, 10 चौक 40 प्लस 8 तिया 24, और बताइए 5 दूनी 10, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस के 10 बटे राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या कितनी है, 4 और 3 7, 7 और 2 9, तो 9 हो गया। अब कर लीजिए आप, 40 और 24 होते हैं बेटा 64, और 64 में से 10 गया तो 54, और 54 में हमने 9 का भाग दे दिया, तो हमारा आंसर आएगा बेटा 6%। तो इस तरीके से, तो बताइए पूरे कार के उत्पादन मूल्य में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 6% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखिए बेटा मैंने ये क्वेश्चन बहुत दूर दूर से अलग अलग जो आपके क्या कहते हैं बुकें होती हैं वहाँ से निकाल के, अलग अलग जो नोट्स होते हैं वहाँ से निकाल के, आए हुए क्वेश्चनों से निकाल के, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाते 8 साल हो गए, तो मुझे पता है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलेगी, है ना। तो मैंने वहाँ से उठा उठा के सीट के अंदर एक साथ डाल दिए हैं। तो आपको भी यही करना है, पैटर्न एक ही लगाना है और क्वेश्चन कर लेने हैं हमें बहुत सारे। ठीक है, आप तो यही चाहते हो ना कि एक ही मेथड से पूरी मैथ हो जाए, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए पूरी मैथ तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हम जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेथड एक पढ़ाऊँगा और उसमें क्वेश्चन आपके बहुत सारे इंक्लूड करूँगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, आगे नेक्स्ट नंबर देखिए, बातें कम करें हम, काम ज़्यादा करें, है ना, ये मेरे लिए भी लागू होता है और आपके लिए भी। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इससे हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक नगर की जनसंख्या 5,60,000 है। एक नगर की जो जनसंख्या है वो बेटा 5,60,000 है। ठीक है, मैंने दूर क्यों लिखी मैं बताऊंगा अभी इसको। ठीक है, 5,60,000 है, उसमें पुरुष और महिला का अनुपात दिया हुआ है, तो पुरुष का और बेटा महिला का हमें क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। पुरुष और महिलाओं की संख्या का जो हमें अनुपात दिया हुआ है वो बेटा कितना दिया हुआ है, तो पढ़े तो 43 अनुपात कितना दिया हुआ है बेटा 37, 43 अनुपात 37 हमें अनुपात दिया हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं, पुरुष की संख्या का 88% साक्षर है, मतलब पुरुष की संख्या का 88% क्या है, साक्षर है। साक्षर मतलब पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे पुरुष कितने हैं, 88% पुरुष पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब है निरक्षर कितने होंगे, तो निरक्षर होंगे आपके 12%, 12% अनपढ़ होंगे। राइट, आगे पढ़िए, और महिलाओं की संख्या का 20% निरक्षर है। तो महिलाओं की संख्या, देखो महिलाओं की संख्या का कितना परसेंट, 20%। 20% साक्षर है कि निरक्षर है, तो आप ढंग से सवाल को पढ़ें, निरक्षर है, तो ध्यान रखना यहां गलती मत कर देना, निरक्षर है तो निरक्षर के सामने आएगा ना। अब आगे पढ़िए, तो अब नगर की निरक्षरता का प्रतिशत ज्ञात करो। अब आपसे पूछा नगर की, तो नगर में कौन आती है, पुरुष और महिला दोनों आती हैं, तो दोनों की निरक्षरता का प्रतिशत बताना है, पुरुष प्लस महिला की। तो इस लाइन का कोई यूज नहीं है, हमने जो यूज था वो निकाल लिया। हम बड़े मतलबी इंसान हैं, तो देखिए आपको पता है इंसान तो पूरे ही मतलबी होते हैं। देखिए साक्षर आपका 88% है, तो निरक्षर कितना होगा 12%, ये हमें निकालना था, तो हमने निकाल लिया। अब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो आपसे पूछा पूरी नगर का, पूरी नगर मतलब पुरुष प्लस महिला, तो कर दे, तो ग्रहण करो, 12 तिया 36 का 6 का हासिल 3, राइट, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48 और 3 होते हैं बेटा 51, 48 3 51 हो गए, प्लस अब 20 को गुणा करें तो 0 की तो 0, 37 दूनी होते हैं 74, 740। ठीक है, बटे में राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या कितनी है, तो इनको जोड़ेंगे 43 और 37, तो बेटा 43 और 37 होते हैं 80। ठीक है, आप जानते होंगे वो तो जोड़ घटाव मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि जब आप परसेंटेज एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो जोड़ घटाव गुना भाग आपको आती ही होगी। ठीक है, अब आगे करते हैं, 740 और 516 अगर इनको मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएंगे बेटा 1256।
हो जाएंगे 1256। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना है 80 है। अब बेटा पहले हम भाग देंगे 8 का, हाँ 8 का भाग देते हैं, 8 से कट जाएगा ये 10 बार, राइट। और 8 से कटेगा ये कितनी बार, 8 एकम 8, कितना बच गया 4, 45 हो गए, 8 पंजे 40, कितने बच गए 5, 56 हो गए, 8 7 56। तो बेटा 157 में जब हम 10 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.7%। कितना आएगा बेटा, 15.7%। तो पूरे नगर में कितने परसेंट लोग निरक्षर हैं, कितने परसेंट लोग निरक्षर हैं, तो 15.7% है। ये 15.7% ये पुरुष प्लस महिला दोनों का मिक्स है। अब आपको एक चीज आपके दिमाग में बड़ी घर कर रही होगी, या आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी संख्या आ रही होगी, शंका जो आ रही है कि सर ये इसको तो आपने यूज किया ही नहीं, इसको तो आपने यूज लिया ही नहीं, आपने तो इसको यूज ही नहीं किया और आंसर भी निकाल दिया पूरा, और आंसर भी सही है, मैच कर रहा है बिल्कुल ऑप्शन में। देखिए बेटा, इसको हम कई जगह यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज करते हो, जैसे मैंने देखिए ये किताब से क्वेश्चन उठाया था, किताब में सॉल्यूशन जो दे रखा था बेटा, वो इसको यूज करते हो जाएगा, क्योंकि ये एसएससी का सवाल है, आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो ये आया हुआ जो सवाल है 5,60,000, इसमें जो संख्या है वहां पर उसको यूज करते हुए किताब में सॉल्यूशन दे रखा है, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन हो गया बड़ा, और सॉल्यूशन बड़ा होने पर ही तो आपको मैथ समझ में नहीं आती। तो मैंने आपको बिल्कुल सीधा पैटर्न बताया। अब मैं आपको यूज बताता हूं कि इसको यूज मैंने क्यों नहीं किया, रीजन क्या है इसका यूज नहीं करने का। मैंने इसको यूज नहीं किया ना, और आंसर भी आ गया आपका, और आंसर भी देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट आया है ना, बिल्कुल अपने जो पुराना मेथड हमने लगाते आ रहे हैं उसी से ही आ गया आपका। तो इसको यूज क्यों नहीं किया, तो इसके लिए आप एक कहानी सुनिए कि मैंने आपको जो पहली क्लास परसेंटेज की जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताए थे कि गणित में दो प्रकार के डेटा होते हैं। एक डेटा होता है बेटा रियल, और एक होता है आपका फैक्ट डेटा। एक होता है रियल डेटा, एक होता है आपका फैक्ट डेटा। अब भाई रियल डेटा कौन सा होता है, तो रियल डेटा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी गिनती, कोई भी संख्या आपकी रियल डेटा होती है। और फैक्ट डेटा कौन सा होता है, तो फैक्ट डेटा होता है परसेंटेज वाला, अनुपात वाला, ठीक है। अब मैंने वहां पर एक नोट लिखा था कि जब भी आपसे उत्तर अगर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए। अब मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपसे उत्तर फैक्ट डेटा में पूछा जाए, किस में पूछा जाए, फैक्ट में पूछा जाए, फैक्ट मतलब परसेंटेज में पूछा जाए, या अनुपात में पूछा जाए, या भिन्न में पूछा जाए, ठीक है, इनमें अगर आपसे उत्तर पूछा जाए तो वहां पर ओरिजिनल डेटा को, रियल डेटा को, ओरिजिनल मतलब रियल डेटा को काम में लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लेना चाहो तो लीजिए, आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। अब देखिए इस सवाल में जो आंसर आपसे पूछा है वो किस में पूछा है, तो आपसे पूछा है परसेंटेज में, परसेंटेज में पूछा है। परसेंटेज का मतलब कौन से डेटा में पूछा है, फर्जी में पूछा है। और जब भी आपसे उत्तर फर्जी में पूछा जाए तो वहां पर रियल डेटा को काम में लो चाहे मत लो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहां पर ये जो रियल डेटा है, ओरिजिनल डेटा है, इसको काम में नहीं लिया, लेकिन तभी भी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़ती है रियल डेटा की तो आप यूज कीजिए, अगर आपको जरूरत नहीं पड़ रही है तो मत कीजिए, ठीक है। अब आप समझ पाएंगे। और अभी हम 2 3 3 सवाल आगे करने वाले हैं जिसमें मैं यही लॉजिक आपको सिखाने वाला हूं, जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सब्र रखें, ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ जाए, ना पड़े, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको बिल्कुल 101% सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा जो भी। देखिए अगला सवाल है आपका छठा सवाल क्या कह रहा है, हम इसको पढ़ते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 96,000 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति है कुछ वस्तुएं 96,000 रुपए में खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है, 96,000 रुपए में खरीद रहा है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, 96,000 है। आगे पढ़िए, वह 3/8 वस्तुएं 15% के लाभ पर बेचता है। वो क्या कह रहा है, 3/8 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं, 3/8 वस्तुएं 15% के लाभ पर बेच रहा है। तो पहले तो बेटा हमें 3/8 को समझना पड़ेगा। तो 3/8 का मतलब क्या होता है कि कुल वस्तुएं आपकी 8 हैं, कुल वस्तु आपकी 8 है, और उसमें से उसने कितनी बेची है, अभी 3 बेची हैं। कितनी बेची है बेटा, 3 बेची हैं। तो उसने 3 वस्तुएं बेची हैं। कितनी वस्तुएं बेची हैं, 3 वस्तुएं बेची हैं, और 3 वस्तुएं उसने कितने पर बेची हैं, 15% के लाभ पर बेची हैं। कितने परसेंट के लाभ पर बेची हैं, 15% के लाभ पर बेची है, ठीक है, 3 वस्तुएं।
आगे आपको बोला क्या है, शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे। तो शेष वस्तु कितनी है, टोटल वस्तु 8 है, उसने 3 बेच दी, तो बची कितनी शेष, तो आप कहोगे सर शेष 5 बची। कितनी बची बेटा, 5 बची, और 5 को उसने कितने पर बेचा है, यही तो पूछा उसने, शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे। शेष वस्तु कितनी है, 5, तो शेष को कितने % लाभ पर बेचे, तो मैंने मान लिया कितने % लाभ पर बेचे, X% लाभ पर बेचे। कितना मान लिया मैंने, X% लाभ पर बेचे, ताकि पूरे सौदे में, जबकि पूरा सौदा जो होगा वो पूरा सौदा कितने का होगा, 8 वस्तुओं का ही तो होगा। पूरा सौदा कितने का होगा, 8 वस्तुओं का होगा, 3 वो 5 ये टोटल कितनी होगी, 8। तो पूरे सौदे पर उसे 20% का लाभ हो। कितने % का लाभ हो, 20% का लाभ हो, यही बोल रहा है वो। देखिए दोबारा सुन लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने 3/8 वस्तुएं, 3/8 का मतलब क्या होता है, 8 में से 3, ठीक है, कितने % लाभ पर बेची, 15% लाभ पर। उसने बोला शेष वस्तुएं, तो शेष कितनी बची बेटा, 5 बची, तो शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे, तो मैंने मान लिया X पर बेचे, ताकि पूरे सौदे में, पूरा सौदा कितनी वस्तुओं का है, 8 का है, उस पर उसे कितने का लाभ हो, 20% का लाभ हो। बस इसको मैंने जमाना है तरीके से, बस बोलो 15 तिया 45, सही है, 5 गुणा X 5X, ठीक है, और 20 अट्ठे कितने होते हैं, 160, और इनको आपस में क्या कर देंगे हम, बराबर। अब कहोगे सर बराबर क्यों किया आपने, तो वो भी मैं समझाता हूं, या प्लस क्यों किया वो भी समझाता हूं। देखिए ये कितनी वस्तुओं के बारे में बात करिए, 3 वस्तुओं के बारे में, ये कितनी वस्तुओं के बारे में बात करिए, 5 के बारे में, टोटल कितनी हो गई है 8, और ये भी कितनी वस्तुओं के बारे में 8, तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये भी 8 वस्तुओं की बात है, और ये भी कितनी वस्तुओं की बात है, 8 वस्तुओं की बात है, तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। अब कुछ भी नहीं करना, 45 प्लस का है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो 5X बराबर क्या आएगा, 160 माइनस के 45, सही है। अब देखिए ये 5X का तो क्या रहेगा, 5X, ठीक है, 160 में से 45 गए तो 115 आ गए, तो X का मान आ जाएगा 115/5। कितना आंसर आएगा बताओ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 23% आपका आंसर आ जाएगा। कितना %, 23%। तो शेष वस्तु को कितने % लाभ पर बेचेगा, वो 23% पर बेचेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत हो, कहीं से भी दिक्कत हो, कैसी भी हो, सब क्लियर हो जाएगी आपकी। अच्छा, इसको हम पुराने मेथड से भी कर सकते हैं, पुराने पैटर्न से जमा के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको क्या हुआ, फिर उसमें क्या है कि आप गुना भाग करने में टाइम बर्बाद करोगे, इसलिए मैंने इसको सीधा सीधा जमा दिया डायरेक्ट। ओके, अब देखिए इसमें भी देखिए 96,000 को मैंने यूज नहीं किया ना मैंने, क्यों नहीं किया भाई, अब मैंने ये यूज क्यों नहीं किया, और आंसर भी आ गया, क्योंकि देखिए आपसे उत्तर किस में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, और परसेंटेज वाला डेटा कैसा होता है, फेक डेटा होता है, फर्जी डेटा होता है, और फर्जी डेटा होता है। देखिए ये चीज मैंने आपको आपकी क्लास फर्स्ट में परसेंटेज में, तभी तो मैंने देखिए परसेंटेज जब स्टार्ट करी थी, पहली क्लास जो मैंने बताई थी, उसको मैंने कहा था इसमें मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताने वाला हूँ, जिसको आपको सवाल करने में आपको सुविधा रहेगी, ठीक है। तो आप पहले क्लास फर्स्ट को देखिए जिन बच्चों ने नहीं देखी है, और फिर देन आप क्लास सेकंड को देखें, ठीक है। तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, आप परसेंटेज के सवालों को उड़ा दोगे। अगर इससे पहले आपके कभी डाउट रह गए हों तो अभी इसके बाद कभी डाउट नहीं रहेंगे, लेकिन आप कंटिन्यू वीडियो देखें, कंटिन्यू क्लास देखें, और ऐसे नहीं स्किप कर करके देखें, पूरी कंप्लीट वीडियो देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बातें कम काम ज्यादा करेंगे, ये लागू दोनों पे होता है, आप पे भी, मुझ पे भी, सभी पे भी, ठीक है। तो वही काम आप आगे करने वाले हैं। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए सवाल नंबर आपका कौन सा है, 7। देखिए 7 पढ़िए, आपका 7वां सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5400 रुपए में ही खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है पहले तो बताओ, 5400 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है, खरीद रहा है। वो 2/3 वस्तुएं, वह 2/3 वस्तुएं 5% के लाभ पर बेचता है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है कुल वस्तुएं, ठीक है, और उसमें से आपने कितनी बेची, तो कितनी बेची अभी तक, दो बेची हैं, ठीक है। तो आपने 2 वस्तुएं कितने में बेची हैं, तो आप कहोगे सर 2 वस्तुएं हमने बेची हैं 5% के लाभ पर। कितने % के लाभ पर, 5% के लाभ पर 2 वस्तुएं बेची हैं। आगे बढ़िए, फिर उसने बोला है शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे। तो मुझे बताओ शेष वस्तु कितनी बची, 3 वस्तुएं अपने पास, 2 बेच दी है मैंने पहले ही, तो बची कितनी, 1। तो शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे, तो मैंने मान लिया कितने % लाभ पर बेचे, X% लाभ पर बेचे, ताकि पूरे सौदे में उसे 13% का लाभ हो, ताकि पूरे सौदे में, पूरा सौदा कितने का है, 3 वस्तुओं का ही तो है,
पूरे सौदे में 13% का लाभ हो। बस इसको जमा दीजिए, आंसर आपके सामने। करो 5 दूनी 10, x से कम x बराबर किसके 13 तिया 39। ठीक है, तो x बराबर कितना परसेंट आ जाएगा आपका 29% आ जाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर है। देखिए 2-2 सेकंड में आंसर आ रहे हैं, ये 2-2 3-3 सेकंड में। बस जमाने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी जमा दिया कैसे भी जमा दिया। सवाल को समझें, लैंग्वेज को समझें। मेरी नहीं, देखिए मेरी आपसे दरखास्त हमेशा ये रहेगी कि जब भी आप अर्थमेटिक या एडवांस कुछ भी पढ़ें, या आप कोई भी टॉपिक पढ़ें या कोई भी बुक पढ़ें, साइंस में जो भी कुछ भी पढ़ते हैं आप सब्जेक्ट, तो उसमें आप एक तो 2 काम करें। देखिए सबसे पहली चीज लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। देखिए लैंग्वेज को अगर आप समझना सीख जाओगे ना, तो आपको किसी इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। हाँ एक बार जरूर होता है, आपको एक बार जरूर कोचिंग या ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको देखना पड़ता है एक बार तो, क्योंकि यही चीज तो सिखाते हैं कोचिंग में। अगर कोचिंग में अगर यही चीज नहीं सिखाते लैंग्वेज को कैसे समझते हैं, तो उस कोचिंग में जाने से आपका कोई लेना देना नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वहाँ लैंग्वेज को समझना सीखें आप। ठीक है, जिससे आप नए क्वेश्चन की लैंग्वेज बन के आएगी एग्जाम में, तो उसको भी आप कर लोगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 15,000 रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदता है बेटा, 15,000 रुपए में खरीदता है, 15,000 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए, वह 3/4 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेचता है। 3/4 वस्तुएं, 3/4 का मतलब क्या होता है, तो 4 आपकी क्या होती है बेटा, कुल वस्तुएं, और उसमें से कितनी बेची है उसने, 3 बेची हैं अभी तक। कितनी बेची हैं बेटा, 3 बेची हैं। तो पढ़िए, तो 3 वस्तुएं उसने बेची हैं, तो 3 वस्तुओं को वो कितने पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर बेचता है। अब आगे पढ़ो, शेष वस्तुओं को, शेष वस्तु कितनी बची, 4 थी, 3 बिक चुकी हैं, तो कितनी बची, 1 बची। शेष वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। क्या बोला उसने, शेष वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब पता क्या होता है, शेष वस्तु, जो भी शेष वस्तु बची है, जैसे कुछ भी बचा है, जैसे मान लो ये शर्ट बची है, तो इस शर्ट को वो क्रय मूल्य पर बेचता है। क्रय मूल्य पर मतलब होता है बेटा, जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। ठीक है, और जब कोई चीज हम जितने में खरीदते हैं उतने में ही बेचते हैं, मतलब क्रय मूल्य पर ही बेच देते हैं, तो ऐसे सौदे में ना हमें लाभ होता है ना हमें हानि होती है। इसका मतलब है, अगर मैं पूछूं लाभ कितने का होगा तो आप बोलोगे 0%, अगर मैं पूछूं हानि कितने की होगी तो भी आप बोलोगे 0%। ठीक है, तो जैसे ये शर्ट है 100 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में ही बेच दी, तो देखिए बगल में कोई मेरे बगल में बैठा है, तो वो ऐसे तो बोलेगा क्या तूने, सॉरी दुकानदार क्या बोलेगा, मैंने जितने में खरीदी है उतने में दे रहा हूं भाई साहब, जितने में खरीदी है उतने में ही दे रहा हूं। इसका मतलब मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं माल को। ठीक है, तो शेष वस्तु कितनी है, 1, और शेष वस्तु 1 को वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है। इसका मतलब है ना लाभ हुआ ना हानि। तो कितने परसेंट का लाभ हानि होगी, 0% की लाभ हानि होगी। अब आगे पढ़िए, तो पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई। तो पूरे सौदे में, पूरा सौदा कितने का, 4 का, तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि हुई, यही पूछा है। पिछली बार ये x यहां पर था, अब की बार x यहां पर है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम तरीका है, कोई नया नहीं है। बोलो 20 तिया 60, 1 प्लस 1 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगी 0, 4 गुणा x आपका 4x, तो बताइए 60 बराबर 4x है, तो x का मान कितना आएगा, तो आप कहोगे सर x का मान आ जाएगा 15%। ये हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, तो यहां पर हमें रियल डेटा को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक आपसे उत्तर फेक में पूछा जाए। यूज करना चाहो तो कीजिए, नहीं करना चाहो मत कीजिए। अगर यूज करने बैठ गए तो आप सुबह से शाम इसी सवाल में लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर आपका 9। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, सवाल नंबर 9 आपका एक छोटा सा बात कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक व्यक्ति है वो अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितने का, आय का, तो मैं उसकी आय मान लेता हूं बेटा 100। क्या मान ली, 100 मान ली मैंने। देखिए 100 मान सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल सरल सी परसेंटेज दी है, और मैंने पहले बोला जब भी सरल परसेंटेज दे तो हम 100 मान के सवाल को कर लेंगे।
तो आय यहाँ पर 100 है, उसने खर्च कर दिया बेटा आपका, कितना खर्च कर दिया, तो उसने खर्च कर दिया 60%, मतलब 60 रुपए उसने खर्च कर दिए। अब आपकी आय 100 रुपए और आपने 60 रुपए खर्च कर दिए, तो बेटा बचत कितने की करोगे, तो कहोगे सर बचत हम 40 रुपए की करेंगे। कितने की करेंगे, 40 रुपए की करेंगे। 100 रुपए मेरी आय है, मैंने 60 खर्च कर दिए, तो मेरे पास बचे कितने, 40। अब देखिए इनको बेटा काट के छोटा कर लो, काट के इनको छोटा कर लीजिए, तो 20 पंजे 100, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे पढ़िए, उसने बोला है यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है, व्यक्ति की जो आय है वो तो बढ़ जाती है 20%, ठीक है, और उसके जो खर्च है वह मतलब खर्च कितना बढ़ गया, 10% बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो मैं वहां पर क्या मानूंगा, x मानूंगा, x% की वृद्धि हो जाएगी। अब इस सवाल को हम करें हल। देखिए इस सवाल को करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लें हम। अगर मैं आपसे पूछूं आय, खर्च और बचत, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, जैसे मैं कहूं समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में भुजाएं क्या होती है, लंब, आधार, कर्ण, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो आप कहोगे सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही पढ़ना है आपने। तो ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं आय, खर्च और बचत में क्या रिलेशन होता है, तो आप क्या बोलोगे सर, क्या बोलोगे बेटा, आय बराबर क्या होती है, आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत, यही होती है कुछ और होती है, बताओ। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। सही, कॉमन सेंस की बात है। अगर आप खर्च और बचत को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी आय के बराबर हो जाएगी। ये बात आप आराम से जानते हैं, नॉर्मल बेसिक सी बात है, बस यही चीज आपको लगानी है। बोलो 20 पंजे 100, ठीक है, 10 तिया 30 और 2 गुना x 2x। सही है बेटा, ये क्या है, खर्च है, ये क्या है, बचत है। तो खर्च और बचत क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी और किसके बराबर हो जाएगी, आय के बराबर हो जाएगी। कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 30 को यहां पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 70 बचेगा, 70 बराबर आपका 2x। तो बेटा x का मान कितना परसेंट आएगा, 35% आपका आंसर आ जाएगा, 35%। ठीक है, बहुत स्पीड से कर सकते हैं हम सवाल, चाहे जितनी स्पीड से आप कीजिए वो आप पे डिपेंड करता है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी उड़ा सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे पूरा लिखना पड़ता है। बाकी देखेंगे, हाँ आप सीधा उड़ा सकते हो। 20 पंजे 100, 100 आए हैं तो 10 तिया 30, कितना हो गया, 30 आपका खर्च हो गया। 100 में से 30 खर्च कर दिया तो यहाँ पर 70 आएगा, यहाँ पर 70 आएगा। और जबकि यहाँ पर 70 कब आएगा, जब इन दोनों को गुना करेंगे। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 70 आना चाहिए। तो बेटा x का मान क्या रखूँ, तो क्लियर है, 35 रखो, 35 दूनी 70 होते हैं, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप अपने हिसाब से शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन आप पहले बेसिक सीखेंगे। मैं आपको बेसिक सिखाने वाला हूं, है ना। बेसिक से जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, उस तरीके से मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा पूरे का। नेक्स्ट सवाल देखिए, 10वां सवाल। 10वां सवाल आपका क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है। एक व्यक्ति की जो आय है, मैंने मान ली बेटा आय है उसकी 100 और उसने खर्च कर दिया बेटा 70%। 70% उसने खर्च कर दिया तो बेटा बचाएगा कितना, बचत कितने की करेगा, तो सब कहेगा 30% की बचत करेगा, 30 की बचत करेगा। भाई आय उसकी 100 है, 70 खर्च कर दिया तो 30 की उसने बचत कर दी। अब आगे देखिए, इनको काट के हम क्या कर लेंगे, छोटा। तो देखो 0 से 0 से 0 से कट गए 0, तो क्या अनुपात आया, 10:7:3। अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति की आय 30% बढ़ती है। व्यक्ति की आय कितनी बढ़ती है, 30% बढ़ती है। व्यक्ति की जो आय है, मतलब इनकम है, वो 30% बढ़ गई और उसका जो खर्च है वो 10% घट गया। देखिए घटता है, अब केवल लिखा है घटता है, तो खर्च जो है 10% घट गया, तो मैंने लिख दिया 10% माइनस हो गया, घट गया। तो उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी, तो कितनी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी, जो भी होगा। तो मैंने कितनी मानी, बचत कितनी होगी, x% बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आगे करिए, करें सवाल। तो मैंने अभी क्या बताया था, इन तीनों में क्या रिलेशन बताया था, आय बराबर खर्च प्लस बचत। क्या बताया था, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, ये आपको दिमाग में सेट है और वैसे भी बेसिक सी बात है ये। ठीक है, तो गुणा करें, 10 को 30 से गुणा करो, 300 बराबर माइनस 7 को -10 से गुणा करेंगे तो माइनस के 70। सही है, प्लस 3 गुणा x आपका हो जाएगा 3x। राइट, अब ये माइनस के 70 है, यहां पर आ जाके प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे बेटा, 370 बराबर 3x। तो x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा 370/3%। ये आपका आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन में मिल रहा होगा सीधा सीधा। ठीक है बच्चों, तो आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है,
कोई भी दिक्कत, कहीं भी परेशानी बता दीजिए, सब चीज मैं पहले से बता के चला हूं, ठीक है। ये सारे में हम औसत का नियम लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़े इसमें, देखिए, ठीक है। आप देखिए, अगर ऐसा लग रहा है कि हम उतार भी नहीं पा रहे, इतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो देखिए बेटा, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि पहले मैं इसको आप वेट करूं कि आप पूरा उतारोगे तब आगे बढ़ेंगे। ये ऑनलाइन क्लास है, आप वीडियो को पॉज करके पहले आप उसको स्क्रीनशॉट लें या फिर बाद में एक साथ कॉपी कर लें, जैसा भी आपको सुविधा लगे, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है। 11 क्या कहता है? एक व्यक्ति अपनी आय का 72% खर्च करता है। तो आय उसकी मैंने मान ली बेटा 100 और उसने बेटा खर्च कर दिया 72। अगर उसने 100 रुपये में से 72 रुपये खर्च कर दिए तो उसके पास बचे कितने होंगे? बचत कितनी होगी? 28 होगी। अब मैंने क्या कहा था, इनको काट के पहले छोटा कर लीजिए। तो काटो, 4 से कट गया 25, 4 से कट गया 18 और 4 से कट जाएगा 7। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड से काट रहा हूं, आप अपने हिसाब से काट लेना, ठीक है। आगे देखिए, यदि उसकी आय 20% बढ़ती है, आय कितनी बढ़ गई बेटा? 20% बढ़ गई, आय 20% बढ़ गई, और उसकी बचत 15% बढ़ती है। बचत कितनी बढ़ती है? बचत बोलिए अब की बार, ध्यान रखना, अब की बार खर्च नहीं बोला, बचत बोला है। बचत में 15% की वृद्धि हुई है। तो आपसे पूछा है तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो खर्च मैंने क्या मान लिया बेटा? x मान लिया। क्या मान लिया? x। अब गुना कर दीजिए इनको, तो 25 गुणा 20 तो आपके कितने होंगे? 500 बराबर 18 गुणा x, 18x प्लस 15 सत्ते 105। ठीक है बेटा, ये जो बराबर है ये प्लस है, ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं। क्यों, कैसे, मैंने क्या बताया था? आय बराबर क्या होती है? खर्च प्लस बचत। होती ही नहीं होती? होती है। तो आय, ये आय है, आय है बराबर खर्च, खर्च प्लस प्लस बचत, बचत। यही तो किया अपन ने। 105 प्लस का यहाँ के क्या हो जाएगा? माइनस, तो कितना बचेगा? 395, राइट। ठीक है, 500 में से 105 गए तो कितने बचे? 395 बराबर में 18x। सही है, तो x बराबर क्या आएगा बेटा? 395 बटे 18। अब भाग दीजिए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, कितना बच गया बेटा? 3 बच गया, 35 हो गए। 18 एकम 18, कितना बच गया बेटा? कितना बच गया आपका? 17 बच गए। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगी? 0, 170 हो गया। 18 का भाग लगभग जाएगा 9 बार, 18 9 162 होते हैं, तो आपका लगभग आंसर आ गया 21.9। देखिए 9 से भी ज़्यादा आ सकता है, लेकिन ऑप्शन में 21.9 ही दिया है, तो हम 21.9 तक ही निकालेंगे। ओके ओके बच्चों, ठीक है। तो ये भी आपका सवाल हो चुका है। कोई भी दिक्कत हो बता दीजिए इसमें, ठीक है, और नहीं तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। आपको एक ही पैटर्न के सवाल चल रहे हैं अभी तक, ठीक है, एक ही पैटर्न चेंज नहीं किया। और वैसे देखा जाए ना, तो वैसे मैंने आपको परसेंटेज की 2-3 टाइप करा दी हैं, कम से कम 3-4 टाइप करा दी हैं आपको, या आप इनको अलग अलग पैटर्न से करते थे, आज आप भाई एक ही पैटर्न से कर रहे हो 3-4 टाइपों को, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल 12वां पढ़िए। मोहित के खर्च और बचत का अनुपात। देखिए मेरा भी नाम आ गया इसमें। मोहित के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। खर्च और बचत, और खर्च और बचत का अनुपात क्या है? 5:3 है, राइट। अगर खर्च 5 है तो बचत 3 है, इसका मतलब है आय कितनी होगी? 8 होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। खर्च आपका 5 है, बचत आपकी 3 है, तो आय कितनी होगी? 8 होगी। आगे बढ़े, उसमें क्या बोला है? उसकी आय 12% बढ़ा दी जाए। उसकी आय कितनी परसेंट बढ़ा दी? 12% बढ़ा दी, और खर्च बढ़ा दिया 15%। खर्च बढ़ा दिया 15%, राइट। तो आपसे पूछा है तो बचत में कितने की वृद्धि होगी? तो बचत में कितने की वृद्धि होगी? x% की। देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या एक ही टाइप ही चलेगी क्या? बेटा एक ही टाइप नहीं, इसमें एक ही टाइप में देखिए हर बार है ना कुछ नया चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, और फिर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर आप सोचते हैं नया सवाल है, तो नया सवाल नहीं है, सब एक ही सवाल है। मैं वही दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो आगे देखिए, 12×8 96 बराबर 15×5 75 प्लस 3 गुणा x 3x। आय बराबर खर्च प्लस बचत, ठीक है। 75 को आप इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? 21 बराबर 3x, तो x बराबर कितना आया? 7%, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है 7%। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 7% की, ठीक है। देखिए अब थोड़ा
आपको इजी लग रहे होंगे क्योंकि एक ही पैटर्न तो चल रहा है इसके अंदर कंटिन्यू। अब आगे देखिए, ये अच्छा सवाल, 13वां सवाल थोड़ा अच्छा है, ठीक है। एक व्यक्ति है, उसकी आय दे रखी है हमें 7350 रुपए। क्या दे रखी है? 7350 रुपए की आय में से 4900 रुपए वो खर्च करता है। कितने की आय? 7350 रुपए की आय है और उसमें से बेटा वो खर्च कर रहा है 4900 रुपए खर्च कर रहा है। तो बाकी की वो क्या करेगा बेटा? बचत करेगा। तो कितने की बचत करेगा? तो 7350 में से हम 4900 घटा दें तो 0 से 0, 5 में 0 गए, 73 में से 49 गए तो आपके कितने बचे? 24। तो कितने रुपए की बचत करेगा? 2450 की। अब मैंने जब भी आपको ऐसा सवाल कराया उसमें आपको एक ही बात बोली है कि इनको काट के क्या कर लीजिए? छोटा कर लीजिए। तो इनको काटते हैं, हम अनुपात लेते हैं इनका, 0 से 0 कट गए। अब देखिए, अब सभी में किसका भाग जा रहा है? तो आप कहोगे सर 5 का भाग तो जा ही रहा है सभी में, तो 5 का भाग इसमें देते हैं। 5 एकम 5, यहाँ हो गए 23, 5 चौके 20, सही है। यहाँ 35, 5 सत्ते 35, 5 का भाग देंगे, पन्नम 45, 40, 5 अट्ठे 40, फिर 5 का भाग देंगे इसमें तो 5 चौके 20 और ये छोटा करेंगे तो पन्नम 45, सही है। ओके, अब आगे काट लें, और भी काट सकता है अभी। अब ये देखिए सभी में 7 का भाग जा रहा है, हमें दिख रहा है क्लियर। तो 7 दूनी 14, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये कितना हो गए? 28, 7 चौक 28, फिर 7 7 49। अब देखिए और भी कट रहा है ये 7 से, तो ये काट लो। और देखिए 3 7 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 3:2:1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। कंफर्म भी कर लेते हैं। आय जब आपकी 3 है तो खर्च आपका 2 है, अब बचत कितने की होगी? 1 की होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई गलत नहीं काटा हमने। अब आगे पढ़ो। आय में हमें 13% की वृद्धि हो गई और खर्च में हमें कितने की वृद्धि हो गई? खर्च में बेटा वृद्धि हो गई 7% की, ठीक है। और आपसे पूछिए बचत में कितने की वृद्धि होगी, यही पूछा है उसने। तो आप वही पुराना पैटर्न है, 13 तिया 39, ठीक है, 7 दूनी 14 प्लस x एकम x। अब बेटा 14 को आप इधर ले जाइए तो 14 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 39 में से 14 गए तो कितने बचे? 25% बचे। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी? 25% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। बस इसमें जो था इसको काटना आपको जल्दी से जल्दी आना चाहिए। आप जितनी जल्दी काटोगे उतनी जल्दी गुणा भाग करके आंसर निकालोगे, ठीक है। तो इसलिए तो आपको बोलते हैं पहाड़े आपको याद होने चाहिए। तो पहाड़े याद करने के लिए क्यों बोलते हैं? हमें कोई फायदा होता है उससे? नहीं, वो आपका ही फायदा है, उसमें गुना भाग में आपको सुविधा देती है। बेटा मैं इसको डायरेक्ट हाथ से काट सकता था। 49 एकम 49, 49 दूनी होते हैं 98 और 49 तिया होते हैं 147, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, करें आगे नेक्स्ट, ठीक है। आप अगर कोई भी चीज आपको कब समझ में आती है तो वीडियो को रिवाइज करके एक बार वापस देखें, देन आपको आराम से इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर आपका है 14। एक व्यक्ति की आय 16,500 रुपए में से वो 11,000 रुपए क्या कर देता है? खर्च। एक व्यक्ति की जो आय है वो है 16,500 और उसमें से बेटा वो खर्च कर रहा है 11,000। आप बताइए 16,500 में से 11,500 रुपए खर्च कर दिए तो आपने बचत कितने की करी होगी? तो आप कहोगे सर 5500 रुपए की बचत करी है हमने, राइट। अब इनका अनुपात निकाल लें, तो अनुपात निकाल लें क्योंकि छोटा करने के लिए 2 0 से 2 0 से 2 0 कट गया। देखो 55 एकम 55 होते हैं, 55 दूनी 110 होते हैं और 55 तिया 165 होते हैं, ठीक है। 55 तिया 165 कैसे हुए? 50 तिया 150 होते हैं और 5 तिया 15, तो 55 तिया कितना हो गए? तो 150 और 15 165 हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़े। आय में उसकी आय में 17% की वृद्धि हो गई और खर्च में उसकी 9% की वृद्धि हो गई। तो बताओ बचत में कितने की वृद्धि होगी? यही पूछा है ना सवाल, तो कर देंगे। अब तो 17 तिया 51 बराबर 9 दूनी 18 और x एकम x। 18 को आप इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, तो 51 में से 18 गए तो कितना परसेंट आएगा बेटा? 33% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जोड़ना घटाना वो जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है।
अपने को कम टाइम में ज़्यादा सवाल करने हैं, और ज़्यादा सवाल करने हैं तभी आपको ऐसा लगेगा हमने कुछ ना कुछ नया सीखा है। ठीक है, अब देखिए सब क्वेश्चनों में टाइम बहुत कम लग रहा है, 10 20 20 30 सेकंड, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, ये 30 सेकंड से ज़्यादा इन सवालों में आंसर मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए। 30 सेकंड से बिल्कुल भी ऊपर नहीं लगा। अगर आप 30 सेकंड से ऊपर लगा रहे हैं टाइप में सवाल, इसका मतलब है आपने गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, गलत पढ़ रहे हैं। आप तरीके से पढ़ें, आप पैटर्न सोचें, थोड़ा सवाल में सोचें कि इस सवाल को ऐसे भी तो कर सकते हैं, इस सवाल को ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने सोचा है इसलिए मैं बिल्कुल इजी पैटर्न से आपको इनको करा रहा हूं आराम से। आगे देखिए जो 15वां सवाल है ना बेटा, वो सीट में यहाँ पे नहीं था, ये यहाँ पे नहीं डलना था, ये गलती से यहाँ डल गया हमसे। तो 15वां सवाल ये क्या आगे आएगा, और आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो 15वां सवाल अभी स्किप कर दीजिए आप। 16 17 18 इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, 15 क्या है कि ये गलती से यहाँ डल गया, वो टाइपिंग वाले की गलती मान लो या मेरी गलती मान लो, कहीं से भी मान लो। ठीक है, तो आप 16 वाले क्वेश्चन को देखें। 16 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार द्वारा चावल मछली और तेल, चावल मछली तेल पर होने वाले खर्च का अनुपात दे रखा है। तो चावल मछली तेल पर जो खर्च हो रहा है उनका हमें अनुपात दे रखा है 12:17:3। क्या अनुपात दे रखा है, 12:17:3। इनके मूल्य में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो गई। इसके मूल्य बढ़ गया 20%, इसका मूल्य बढ़ गया 30%, इसका मूल्य बढ़ गया 50%। कितना परसेंट बढ़ गया, 20%, 30%, 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो पूरे परिवार के खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया, यही तो पूछा आपसे। पूरे परिवार का खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ गया, पूरे परिवार का खर्चा ही तो पूछा कितना बढ़ गया। अब मैंने इसको कैसे बताया था कि इसको आप किससे करेंगे, परसेंटेज को क्या मान लेंगे बेटा, औसत मान लेंगे, और परसेंटेज को औसत मानते हुए सवाल को कर देंगे। कैसे, ये चावल का औसत दे रखा है, ये मछली का दे रखा है, ये तेल का दे रखा है, और आपसे पूरे परिवार का पूछा है। तो करें 12 दूनी 40, 240 प्लस 17 तिया 51, 510 प्लस 50 तिया 150। ठीक है बेटा, बटे राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है, 12 और 17 कितने हो गए, 29, और 3 कितने हो गए, 32। ठीक है बच्चों, अब इनको जोड़ लें और घटा लें, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, भाग दे लें, तो जोड़ लें इनको। तो 500 और 100 600, 600 और 200 800, ये तो 800 हो गए। 40 और 10 50 और 50 50 100, 100 ये हो गए। तो 800 और 100 कितना हो गया, 900। तो 900 बटे में 32। सही है, अब भाग देने की बारी है। तो भाग देते हैं हम, पहले हम भाग देते हैं 4 का। तो 4 से कट जाएगा ये 225 बार, और ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 8 बार। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं इस गुणा भाग को रट के आया हूँ। गुणा भाग देखिए, एक तो कई बार मुझे इसी पैटर्न से पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो इसमें देखिए गुणा भाग में देखते ही बता देता हूँ कि भाई इतना लगभग कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, जैसे 900 में 4 का भाग देना है, तो बेटा कभी 4 का भाग मत दिया करो। आप क्या करो, आधा आधा किया करो, आधा और आधा। कितनी बार आधा, 2 बार। तो वो 4 का भाग दिप गया आराम से। देखिए 900 का आधा 450, 450 का आधा 225। ठीक है, जैसे 900 का आधा 450, ये आप जानते ही। 450 का आधा तो 225, हो गया 4 का भाग। ऐसे देते हैं। ठीक है, अब देते हैं हम 225 में 8 का भाग। तो दे लेते हैं हम 8 दूनी 16, कितना बच गया बेटा, 6 बच गए, 65 हो गए। 8 8 64, कितना बच गया, 1। तो 28 सही 1/8%, ये आपका आंसर है। ठीक है, ओके बच्चों, तो आज क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से हमें मिलेंगे, कहाँ से हमें मिलने चाहिए, तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप मेरे ये जो व्हाट्सअप नंबर है 9950 76 67 67, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पर हाई लिखकर पीडीएफ लिखकर भेज दें, परसेंटेज की हमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दें। तो देखिए ये एक ही पैटर्न के सवाल आपको, जब आपको मजा आएगा कि आप 5-6 तरीके के जो सवाल है उनको एक ही तरीके से कर पा रहे हो, तो आपको मजा आएगा। ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लाभ हानि में भी, परसेंटेज में भी, समय कार्य में भी, पाइप टंकी में भी। ठीक है, सभी जितने भी अर्थमेटिक या एडवांस के टॉपिक होते हैं जिनमें मैं जानता हूं कि ये एक ही पैटर्न से हो सकते हैं, वो सारे टाइप मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और बाकी तो देखिए
मैं भी रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, तो नई नई चीज़ें जैसे मुझे लगता है कि यार ये सब आपस में जुड़ रही हैं, तो हाँ हम उनको जोड़ेंगे, हम तोड़ के नहीं पढ़ेंगे, जोड़ के पढ़ेंगे चीज़ों को। ठीक है, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।